नहीं तो पहले तो एकदम से केस रजिस्टर्ड होता था और अरेस्टिंग होती थी, नॉट सिर्फ हस्बैंड की नहीं, उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स की। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम गोस्वामी। आज हम बात करेंगे भारतीय कानून पर और आज हमारे साथ इस खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं वंदना सिन्हा जी, जो कि प्रैक्टिस करती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं बहुत सारा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसमें जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आज वही कानून पुरुषों के शोषण का कारण बनते जा रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं कि क्या वाकई इन कानूनों से पुरुषों को समस्या हो रही है या ये सब केवल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में अवेयर ज़्यादा है, होता तो पहले भी था, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। एंड ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मिसयूज़ है लॉ का, तो पीछे कुछ दिनों में यदि आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ गया है। उसके ये कह सकते हैं कि अब शायद इस वजह से लोग अवेयर भी ज़्यादा हो गए हैं। या हम कोर्ट की भी बात करें तो जुडिशरी में भी आप देखेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट इवन लास्ट वीक में ही आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक वाइल क्वाशिंग FIR विच इज़ फॉर 498A, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी दी थी कि ट्रायल कोर्ट जब ट्रायल करते हैं तो उनको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल जब वो ट्रायल चलाते हैं। तो शायद ये रीज़न है, क्योंकि आज की डेट में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं मिसयूज़ तो कर रही हैं लॉ का। क्योंकि हमारे कंट्री में मैं ऐसा मानती हूँ कि दो सेगमेंट्स हैं, एक वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी है और एक वो महिलाएं जो अभी भी एक नीचे दबके में रहती हैं। तो जो लॉ बेसिकली फीमेल के फेवर में इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारी कंट्री में महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, या उनको ये कह लें कि उतना अवेयरनेस नहीं था और उतना आवाज़ नहीं उठा पाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं या तो फादर पे डिपेंडेंट थी या शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। बिल्कुल। तो यही रीज़न था कि जो हमारे देश में कानून बना वो महिलाओं के फेवर में ज़्यादा था। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जो महिलाएं आज भी दबी हुई हैं वो कानून का फ़ायदा नहीं ले पा रही हैं, और वो महिलाएं जो कुछ पढ़े लिखे दबके से हैं और जो उनको कानून के बारे में पता है, तो ये तो नहीं बोलूँगी कि सारी महिलाएं, बट यस, उसमें कुछ परसेंटेज महिलाएं ऐसी ज़रूर हैं जो कि उनके फेवर में बनाया गया था, उन कानून का वो मिसयूज़ कर रही हैं। वंदना जी, क्या आप देखते हैं कि क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं, आज जो फैमिली कोर्ट्स हैं उसमें भीड़ ज़्यादा है, मतलब इस टाइप के केसेस ज़्यादा हैं और बाकी और केसों के मुकाबले ये केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसका बेसिक रीज़न है आपके नज़रिए में? क्योंकि आप तो डील करते हैं इन सब चीज़ों को, आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, ये आपने जो भी मेंशन किया है, एक्चुअली आई टोटली अग्री विद यू कि आज के डेट में भी फैमिली कोर्ट्स में देखेंगे तो भीड़ ज़्यादा है। पहले के आप कंपैरिजन में अभी फैमिली डिस्प्यूट्स मैटर बहुत ज़्यादा हो गए। उसका कारण शायद ये है कि महिलाएं जो पहले थी वो हम एक ट्रेडिशनल वे में जीते थे कि हमें इसी फैमिली में रहना है। जो हम हिंदू समाज में आप भी, हम लोग सभी लोग इसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और पहले ऐसा होता था कि यदि शादी हो गई तो उसी घर में रहना है, चाहे वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू फेस। सो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इसी फील्ड में डील करती हूँ, जो भी महिलाएं आती हैं तो आज की डेट में टॉलरेंस बहुत कम है महिलाओं के अंदर भी या हस्बैंड के अंदर भी, दोनों ही पक्ष की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टू एनीवन। तो दोनों में टॉलरेंस बहुत कम है कि कुछ भी छोटे छोटे पीटी इशूज़ पे भी आज की डेट में डाइवोर्स हो रहे हैं। ये नहीं, वो उनको सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वो ऐसा सोचते हैं कि यदि नहीं बन रही है तो डाइवोर्स ले लेते हैं। इवन आई हैव सीन मेनी मैटर्स, द कपल केम टू अस विद इन 15 days ओनली, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर भी डाइवोर्स लेने के लिए लोग आए हैं। इवन वन कपल हैज़ कम नेक्स्ट डे ऑफ द मैरिज। जस्ट इमेजिन कि कितना कम टॉलरेंस है। तो शायद अभी ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वुमेन का, या फिर वो जॉब कर रही हैं, या हस्बैंड्स भी ऐसा मानते हैं कि खुले विचारधारा में शायद रहने लग गए और उन्हें अब लगने लग गया कि डाइवोर्स उतना कोई मुश्किल काम नहीं है और वो अलग आराम से हो सकते हैं। तो इस वजह से शायद ये केसेस काफ़ी बढ़ गए आज की डेट में। नहीं तो क्या इसको हम फॉरेन की जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेट कर देखना चाहिए, या फिर इन लॉज का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाना? मतलब आप क्या देखते हैं कि बेसिक कारण, अगर हम इसका रूट में जाते हैं तो बेसिक कारण क्या नज़र आता है कि किन कारणों से ज़्यादा डिवोर्स की संख्याएं बढ़ रही हैं और डिवोर्स हो रहे हैं? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग अ लेमैन पर्सन ऑल्सो, मैं इसमें एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि
जैसे एक मैं डेटा पढ़ रही थी तो उसमें भी ये था कि फॉरेन कंट्रीज है उसमें जो रीज़न है डाइवोर्स का वो सबसे प्राइम आता है फाइनेंशियल। लेकिन जो हमारी कंट्री में आप देखेंगे डेटा तो उसमें या फिर हम जो डील भी करते हैं उसमें फैमिली इंटरफेरेंस भी बहुत है। तो हमारे यहाँ प्राइमरली वो फैमिली इंटरफेरेंस आता है, सेकेंडली आता है फाइनेंस का। तो हमारे यहाँ शायद ये भी है कि कभी कभी हम खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं तो फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से भी डाइवोर्स काफ़ी होते हैं हमारे यहाँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि जो महिलाएं यदि केस फाइल करती है तो वो सिर्फ हस्बैंड को अक्यूज नहीं करती है, इवन दे मेड अक्यूज टू द एंटायर फैमिली ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, तो उसमें शायद ये कह लें कि मतलब परिवार का हस्तक्षेप होता है, फैमिली इंटरफेरेंस होता है, उसकी वजह से भी डाइवोर्स के केसेस काफ़ी हैं। और अब महिलाएं टॉलरेट करने को तैयार नहीं है, ये भी कह लीजिए आप, दोनों ही सेंस में है जी। तो अगर हम डिवोर्स की बात कर रहे हैं, डिवोर्स होने के बाद बच्चों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो जाते हैं, बच्चों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ आते हैं, और उन बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस उस डिवोर्स के बाद आप महसूस करते हैं कि होता है? देखिए ये तो वैसे तो इट्स सब साइकोलॉजिकल थिंग्स यू नो, तो लेकिन हाँ, कोर्ट इज ऑलवेज नॉट बी अ वेरी हेल्दी प्लेस फॉर अ चाइल्ड, राइट। और कानून की हम बात करें तो कानून में मान लीजिए दो पति पत्नी अलग होते हैं तो उसके लिए कानून का बिल्कुल सेटल्ड लॉ है, अ चाइल्ड शुड नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट्स, राइट। यदि आप कस्टडी की भी बात करते हैं तो कस्टडी तो खैर डिपेंड करता है कि जिसके पास बच्चे का वेलफेयर है कोर्ट वहाँ पे ग्रांट करती है। लेकिन विजिटेशन राइट, कोर्ट ये कहती है कि विजिटेशन राइट नहीं रोका जा सकता है बच्चे का। यदि बच्चा मदर के पास भी रहता है तो फादर का भी विजिटेशन राइट ग्रांट होता है, और जो फादर के मतलब जो उसके दादा दादी हैं उनको भी मिलता है विजिटेशन राइट। क्योंकि किसी भी सूरत में यदि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स है तो उसके लिए बच्चा डिप्राइव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दोनों का साथ होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी चीज़ है, यदि एक बच्चा ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ पे पति पत्नी दिन भर झगड़ा करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। और यदि दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन बच्चा उस चीज़ को नहीं देखता है पूरे दिन, फिर भी उसका मेंटल ट्रॉमा शायद हट जाता है। मेरा शायद पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखा है कि जब पति पत्नी झगड़ा कर रहे होते हैं, बच्चे दूसरे कमरे में बहुत ट्रॉमा में होते हैं, और वही जब अलग हो जाते हैं एटलीस्ट बच्चे को लगता है मैं वहाँ से निकल गया हूँ। और वो सेपरेटली भी यदि मिल रहे हैं, यदि वो 2 घंटे के लिए भी मिल रहे हैं अपने फादर से या अपने मदर से जिसका भी विजिटेशन राइट है, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अलग हो जाना तो खैर देखो कभी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, बट उससे अच्छा है कि यदि हस्बैंड वाइफ घर में रह के सारे दिन झगड़ा करते हैं तो, लेकिन बच्चे को फुल डेवलपमेंट के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। बट यदि आप घर में रख रहे हैं बच्चे को तो झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, और यदि हो रहा है तो आई थिंक सेपरेशन इज द बेटर ऑप्शन। मैं केस को पढ़ रहा था जिसमें 6 साल तक एक केस चलता है, ये डिवोर्स केस 6 साल तक चला। बाद में साबित हुआ कि जो एलिगेशन लड़के पर लगाए गए, उसकी फैमिली पर लगाए गए, सब झूठे थे। सिर्फ 500 का एक चालान हुआ और ये सारा मामला ख़त्म हो गया। उसके 6 साल की जो टाइम था वो उस व्यक्ति का बर्बाद हुआ, उसको जेल जाना पड़ा, उसकी फैमिली को जेल जाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें उसने फेस की। तो ऐसी चीज़ों में आप देखते हैं कि पुरुष का कहीं ना कहीं, आदमी का कहीं ना कहीं शोषण हुआ, परेशान हुआ, जॉब से भी गया, जेल भी रहना पड़ा। तो उन परिस्थितियों में क्या कानून में बदलाव होना चाहिए कि उन लोगों को भी अब न्याय मिले और उस महिला के अगेंस्ट केस होना चाहिए था? आपका नज़रिया क्या है इसको लेकर? अरे देखिए, पहले क्या था ना, कानून यदि हम बात करते हैं क्या होता है 498A लगाते हैं नॉर्मली, जो अब BNS में 86 है। तो मान लीजिए फॉल्स एलिगेशन लगाया, फॉल्स एक्यूजेशन किया गया लड़के को, तो पहले जो कानून था तो वो बहुत सख्त था। 498 में इमीडिएट अरेस्टिंग होती थी। तो ये जो मिसयूज हुआ लॉ का, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का उसमें टिप्पणी आया कि अब इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होती है, पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि लगता है कि अरेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, इन दैट केस केवल अरेस्टिंग होती है, अदरवाइज उसको चेंज किया गया। नहीं तो पहले तो एकदम से केस रजिस्टर्ड होता था और अरेस्टिंग होती थी, नॉट सिर्फ हस्बैंड की नहीं, उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स की। लेकिन क्योंकि इसको देखा गया कि लॉ का मिसयूज बहुत है, तो इस जस्ट बिकॉज टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कानून आया कि पहले अब उसको प्रोसेस को चेंज किया गया कि 498A में अब इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होकर पहले इन्वेस्टिगेशन होगा
यदि लगता है अरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है तभी अरेस्ट किया जाएगा, अगर उसमें अरेस्टिंग नहीं होती है। तो धीरे धीरे लॉ चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो क्योंकि ज़रूरी भी है आई गेस विद टाइम। एक परसेप्शन बना हुआ है कि डिवोर्स केवल महिला फाइल कर सकती है और महिला को मिलता है, पुरुष को डिवोर्स नहीं मिलता है या वो डिवोर्स फाइल नहीं कर पाता है, उसको बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये नैरेटिव है, लोगों के मन में है। क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इस टॉपिक पर हम एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आपका नाम चल रहा था, तो मुझसे कई लोगों ने बोला कि इस टॉपिक पर जरूर डिस्कस करना कि क्या पुरुष भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और वो किन आधारों पर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो कानून है, मान लीजिए हम केस डालते हैं डाइवोर्स का, तो इसमें ना तो ये महिला के लिए डिफाइंड है ना तो ये पुरुषों के लिए डिफाइंड है। सो डाइवोर्स कैन बी फाइल्ड बाय ईदर ऑफ द पार्टी, ईदर ऑफ द स्पाउस। हाँ, मेंटेनेंस में हमारे यहाँ पुरुष के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, पुरुष मेंटेनेंस नहीं फाइल कर सकता है, बट डाइवोर्स कोई भी फाइल कर सकता है। यदि हस्बैंड अग्रीव्ड है तो हस्बैंड फाइल करता है, यदि वाइफ अग्रीव्ड है तो वाइफ फाइल करती है। हस्बैंड इसलिए फाइल, एक ना मैं बताती हूँ, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। वो मिसकंसेप्शन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि यदि हस्बैंड डाइवोर्स फाइल कर देता है तो उन्हें एलिमनी देनी पड़ेगी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, इफ यू विल बी एबल टू प्रूव योर केस कि आपका क्या है और वाइफ का क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये डर से, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं, एक्चुअली मैंने भी ये चीज़ बहुत, हमारे पास जो हस्बैंड आते हैं वो कितने ये कहते हैं कि हम तो फाइल नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। डाइवोर्स कोई भी पार्टी फाइल कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है और हस्बैंड भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कानून इसमें सामान्य है। अगर हम डिवोर्स को हटा दें, एक दूसरे विषय पर चले जहां पर पुरुष सबसे ज़्यादा पीड़ित है, वो है लिव इन में रहना। क्या भारत में ये वैलिड है? रह सकते हैं या नहीं रह सकते? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को आपको ही पता होगा कि लंबे इसमें हियरिंग चली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाँ, अब लिव इन रिलेशनशिप ये है कि लिव इन रिलेशनशिप ऑफेंस नहीं है। पहले हमारे कानून में एक ऑफेंस था कि दो सेम जेंडर के लोग साथ में नहीं रह सकते थे एज ए इन रिलेशनशिप, तो ये एक ऑफेंस था। तो उस ऑफेंस को विद द टाइम रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यदि हम बात करें तो ये इंडिया में जो सेम सेक्स मैरिज है रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। यदि रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि आप उन सब कानून का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो एक नॉर्मल मैरिज में होता है, तो यदि ऑफेंस नहीं है तो ये रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। लेकिन अब आप साथ रह सकते हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ें जो सुविधा कानून के अंदर एक कपल की दी गई है वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड मैरिज नहीं है सेम सेक्स का। रेप के बहुत सारे केसेस आते हैं और इसमें फॉल्स केस ज़्यादा भी होते हैं और बहुत कुछ जेन्युइन भी होते हैं, और अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि जो फॉल्स केसेस हैं उसमें कोई मेडिकल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होता है, बंदे को पकड़ा और बंद कर दिया, फिर उसको प्रूव करना रहता है, एक लंबे टाइम तक वो प्रूव करता रहता है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये जो फॉल्स केस हैं इनको कैसे रोकथाम की जाए, इन पर क्या रोकथाम होनी चाहिए? देखिए, जो फॉल्स केसेस है आज के डेट में, आप रेप से कह रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, हमारे यहाँ है ये चीज़ है कि उस केसेस के अंदर इमीडिएट अरेस्टिंग है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, एक डिबेटेबल पॉइंट ज़रूर है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा कानून है या एक ऐसा एलिगेशन है जो एक पुरुष के, एक आदमी के पूरे रेपुटेशन को टार्निश करता है, और उसको कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में उसको फेस करना पड़ता है। उस तरीके के लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है, क्योंकि प्रूफ तो बाद में होता है आप गिल्टी हैं या नहीं है, एविडेंसेस क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी मैं ऐसे भी गो थ्रू कर रही थी, तो जितने भी रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें से अराउंड 7.24 वाज फॉल्स रेप चार्जेस, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका रेपुटेशन जाता है। तो इसको जब हम अरेस्टिंग भी करते हैं तो मेरा भी ऐसा मानना है कि बहुत केयरफुली इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न भी ये था कि कुछ ऐसे केसेस भी हुए हमारे देश में जो दिल दहला देने वाले थे। या हम बात कर ले निर्भया कांड की, जो जिसकी कल शायद 6 साल पूरे हो गए इस चीज़ को। ऐसे हमारे देश में बहुत सारी लड़कियों के रेप हुए, जहाँ पे गैंग रेप हुआ या फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई। तो उसको देखते हुए इस कानून को सख्त किया गया कि ऐसे जो रेप वगैरह है उसको तुरंत इमीडिएट बेसिस पे FIR दर्ज किया जाना चाहिए और अरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन वही है कि सेम आप एक तरफ यदि ये भी देखते हैं तो कुछ तरफ एक ऐसा दबका भी है महिलाओं का जो फॉल्स रेप चार्जेस सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के पर्पज से करती है। मैंने तो कितने केसेस में देखा है कि जो घर की बहू भी होती है वो प्रॉपर्टीज को लेने के लिए भी उन्होंने अपने फादर इन लॉ पे, अपने ब्रदर इन लॉ पे रेप चार्जेस लगा देती हैं।
विच इज़ नॉट गुड, ठीक है, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को ही खराब करता है। तो इसका प्रिवेंट किया जाना, क्योंकि प्रूफ तो बाद में होता है और लोगों के रेपुटेशन टार्निश पहले होते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट है जिसमें ज़रूर जुडिशरी को कोई ना कोई प्रोविज़न लाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है कि पहले या तो इन्वेस्टिगेशन हो, तो इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए, ये मेरा खुद का भी ऐसा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस टाइप के केसेस जो होंगे उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और उस पर बहुत जल्दी फैसले होंगे, मगर ऐसा कुछ देखने में अभी नहीं आ रहा कि इतना साल बीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा कोई हुआ कि बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और बहुत जल्दी इनमें फैसले हुए। तो नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। पहले और भी टाइम लगता था, सही बताऊँ तो पहले शायद 4-4, 6-6 साल केस चल रहे होते थे। लेकिन क्योंकि हम एक बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे जुडिशरी फिर भी बहुत फास्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, जजेस ज़्यादा हैं, तो हर कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ऐसा नहीं है। और जितना पहले डिले होता था अब उतना डिले नहीं है केसेस के अंदर, खास करके यदि इस तरीके का जो मैटर्स हैं उसमें फास्ट ट्रैक चलता है। और कुछ जो बहुत ही सीरियस केसेस है उसमें फास्ट ट्रैक लिया जाता है। इसमें ऐसा शायद आप मतलब मैं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो ये केसेस कुछ तो केसेस जो फास्ट ट्रैक चलते हैं, अदरवाइज पहले तो एक डेट ही 6-6, 8-8 महीने का मिलता था, अब ऐसा नहीं है, 1-1.5 महीने का एक डेट आता है इसके अंदर। जी, जैसे जिनके ऊपर फॉल्स केस लगे हैं रेप के, तो उन मर्दों को कैसे बचना चाहिए, इनसे उन पुरुषों को कैसे बचना चाहिए? देखिए, यदि मुझे लगता है कि आपके ऊपर फॉल्स केसेस लगे हैं, पहली बात तो इसमें आपके हम जैसे प्रोफेशनल्स का भी बहुत अहम हिस्सा होता है, बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वकील क्या करता है, वकील को ही कानून की जानकारी होती है, एक लेमैन को तो पता नहीं होता है। तो हम उसे कैसे केस को प्रेजेंट करते हैं, और फिर मान लीजिए एक फॉल्स चार्ज लगा, अभी क्वाशिंग का भी प्रोविजन है। आप यदि कोई एविडेंस नहीं आपके अगेंस्ट जा रहा है या महिला के फेवर में नहीं है, तो आप क्वाशिंग फाइल कर सकते हैं आप कोर्ट के अंदर। कहीं ना कहीं कितने केसेस में क्वाश भी हुआ है, आज देखा है मैंने खुद भी एक केस क्वाश कराया था जो सेम रेप केस ही था। तो ऐसा नहीं, आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब कोशिश तो कर। और वकील का इसमें बहुत अहम रोल होता है कि वो कैसे अपने क्लाइंट्स को बता पा रहे हैं कानून के बारे में, एविडेंसेस क्या है, क्या प्रूव करता है कि रेप हुआ है नहीं हुआ है। तो ये तो एक मैटर ऑफ ट्रायल भी होता है कि हम कैसे हम शुरू में हम जान सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, बिल्कुल। तो वो तो ट्रायल के दौरान ही पता लग सकता है। अगर हम बात करते हैं आज 21वीं सदी में कि भारत में हम बहुत डेवलप हो चुके हैं और हम डेवलपिंग कंट्री के तौर पर प्रस्तुत हुए हैं, मगर डाउरी केस आज भी भारत में है और दहेज लेना देना दोनों ही अपराध हैं। इसमें केवल एक पक्ष को ही क्यों अपराधी बना दिया जाता है कि दहेज मांगने वाला अपराधी है, दहेज देने वाला अपराधी नहीं है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो बात सत्य है, हालांकि दहेज का जो प्रचलन था वो कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। पहले जितना ज़्यादा दहेज के लिए मतलब डाउरी डेथ के केसेस आते थे उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन है, बहुत रिड्यूस हुए हैं सच काइंड ऑफ केसेस। लेकिन हमने उसी का नाम दूसरा दे दिया, शायद दहेज तो अब भी दिया जा रहा है, गिफ्ट के नाम से दे देते हैं, किसी और नाम से दे देते हैं। ये खुलकर तब सामने आती है जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जब तक डिस्प्यूट नहीं है तब तक सब कुछ ठीक है। और रहा अब ये जैसे डाउरी के केसेस ये वो चलते हैं, तो अभी रिसेंट में सबने देखा कि जो आपने वहाँ पे जो सुभाष शतुल जिनका केस आया, सुसाइडल केस था, तो शायद कहीं ना कहीं लोग बहुत डिसअपॉइंट भी हैं इस चीज़ से। और चीज़ें तो शुरू से चलती आ रही हैं और जुडिशरी के ऊपर बर्डन भी बहुत है। शायद कुछ मेरे ख्याल में जुडिशरी सिस्टम में चेंजेस आने का मतलब है शायद और इंफ्रा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि केसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, नंबर ऑफ जजेस वही है। तो यदि आपको कहीं ना कहीं इस पर इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए कि यदि केसेस बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से इंफ्रा हो, अदरवाइज क्या होगा, वो केसेस वहीं पड़े रहेंगे। आज जैसे मैं देख रही थी, जो कि आज की डेट में बहुत वायरल है शायद, टेकी जिसने अपनी सुसाइड किया है, ही वॉज टेलिंग कि उसके ऊपर 9 केसेस थे और उस 9 केसेस में वो एवरी डे ही वॉज गेटिंग हरास्ड बाय द वाइफ एंड द फैमिली ऑफ द वाइफ हैज। आप अतुल सुभाष की बात एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने अभी क्या बोला कि हमेशा फैमिली इंटरफेरेंस भी बहुत है इसके अंदर। अभी आपने देखा प्रेजेंट केस में भी यही है, वाइफ प्लस फैमिली के ऊपर केस दर्ज हुआ है। तो ये चीज़ खत्म होना चाहिए। हमें खुद भी इंडिपेंडेंटली आज की डेट में सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखना चाहिए क्या सही और क्या सही नहीं है। और अभी ये चांस की बात है कि जिस दिन वो सुसाइड केस आया था
उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में शायद 16th ऑफ दिसंबर था, मॉर्निंग में ही एक वाइल क्वैशिंग दिस 498A, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी करी थी कि ट्रायल कोर्ट को जब वो ट्रायल चलता है तो बहुत ही माइन्यूटली और केयरफुली ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि फॉल्स केसेस के आज के डेट में बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस बढ़ गए हैं। और उस दिन शाम में घटना हुई थी, तो ये कोरिलेट कर रहा था कहीं ना कहीं। तो ये सही है कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ कानून वैसे आना चाहिए, या फिर केयरफुल होना चाहिए, या इसको थोड़ा सा लीनियंट करना चाहिए इस कानून को। क्योंकि बड़ा सरल हो जाता है कि शादी वाले दिन अगर किसी वजह से कोई डिस्प्यूट होता है या कोई बात हो जाती है या उससे 10 दिन पहले रिश्ता पक्का हो गया है, बस बड़ा सरल हो जाता है। जो लड़की वाले हैं वो कह देते हैं कि हमसे दहेज मांगा गया था, और इसी बिहाफ पर उनके ऊपर केस और मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि शादी अभी हुई नहीं है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आप लोग, क्योंकि आप संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप समाज की सेवा में लगे रहते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें ना हो? देखिए, हम जैसे लोग ही, किसी ने बीच में PIL वगैरह फाइल किया था, उसके बाद ही ये आया था कि अब पहले जैसे दहेज का केस दर्ज होते अरेस्टिंग हो जाता था, लोग बेल भी नहीं होता था पहले तो, पर अब वो नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन है, अब कमेटी है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, यदि लगता है कि कुछ प्रूव है, कुछ सब्सटेंशियल एविडेंसेस आ रहे हैं, दैट केस अरेस्टिंग होती है। अदरवाइज तो इट्स लाइक पहले से बहुत नॉमिनल है, पहले से बहुत लीनियंट हो गया है अब ये लॉ, और इसको मेरे ख्याल में और भी लीनियंट होना चाहिए। अदरवाइज जैसे केस सामने निकल कर आया अतुल सुभाष का, तो ऐसे केस दोबारा ना हो, क्योंकि ये तो हमें दिख गया। शायद ऐसे भारत में बहुत ऐसे केसेस है जो सामने नहीं आ पाता है, लेकिन ये हर दिन ऐसी घटना हमारे भारत में या पूरे, मुझे लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो कानून एक्चुअली लोगों को बचाने के लिए है, उसको हरास करने के लिए नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। एक ना अब सोशल मीडिया पर डेटिंग ऐप्स का बड़ा चलन चल रहा है, बहुत सारे लोग इससे ट्रैप हो जाते हैं और परेशान होते हैं, फंस जाते हैं इसमें। तो ये किस टाइप से ये ऐप बने, क्या इसको लेकर कोई कानून ऐसा है कि इन मामलों में फंसे हुए लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये तो अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है ना। यदि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए डेटिंग ऐप ही है, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, डेटिंग ऐप में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, फिर घूमने जाते हैं, जो भी व्हाटएवर, तो उसमें आज की डेट में हनी ट्रैप बहुत चल रहा है, हनी ट्रैप हो रहे हैं लोग, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी मेरे सामने रिसेंटली एक मामला आया था जिसमें सेम केस हुआ, और उसमें लड़के ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि लड़की द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो जान तक भी जा रही है। तो यदि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एक तरफ है, बट हमारा पर्सनल कॉशन भी एक तरफ होता है। तो यदि आप भी जा रहे हैं तो किसमें कानून तो तब अप्लाई होगा जब घटना घट जाएगी, लेकिन जब आप कुछ करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको भी कॉशन तो रखना पड़ेगा। तो डेटिंग ऐप्स के लिए हालांकि बहुत प्रॉपर रूल है कि कोई भी उसमें जा रहा होता है तो उसके प्रॉपर वेरिफिकेशंस, उसका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिसयूज़ तो हो ही रहा है आज की डेट में। जब एक पुरुष के खिलाफ कोई दहेज का केस दर्ज होता है तो उन पे कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और उसमें कितने अवधि तक की उसको सजा है? देखिए, जब सिर्फ हम डाउरी की बात करते हैं सिर्फ, तो 498A था पहले। आज की डेट में BNS, आपको पता ही है हमारे कानून में चेंजेस आए, और जो BNS अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, उसमें 86 है। तो उसमें डाउरी के लिए हरासमेंट के ऊपर केस लगाया जाता है। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी आप केस फाइल करते हैं, क्योंकि यदि एक महिला अपनी मेंटल या फिजिकल हरासमेंट की केस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी डाल सकती है, ये प्रोविजंस है। तीसरा, महिला सेल में जाते हैं, वो अपना कंप्लेंट 498 जो दर्ज होता है वो महिला सेल के थ्रू ही होता है। सामान्यतः आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से ये डाउरी केसेस बढ़ रहे हैं, परिवार में डिस्प्यूट्स बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बहुत सिंपल है। हालांकि मैं तो वकील हूँ हमारा तो प्रोफेशन यही है, लेकिन फिर भी मैं एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ, और अच्छा नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट्स कम होने चाहिए। कम होगा तो हालांकि हमारा प्रोफेशन डाउन होगा, बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में ना एक आजकल कॉन्सेप्ट है, लोग ज़्यादातर मैरिटल वो लेते हैं, अपना सबसे सुझाव लेते हैं जाकर, ठीक है, वो वहाँ पे सेशंस लेते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, स्पेसिफिक मैरिज काउंसलर्स हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि यदि डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो लोगों को काउंसलिंग्स भी लेनी चाहिए, कि मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ों में यदि पेटी इश्यूज की वजह से दो लोग अलग हो रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड गो एंड ट्राई फॉर द काउंसलिंग फर्स्ट,
एक बार, क्योंकि आखिर आप जब केस कोर्ट में करते हो तब भी तो आप मीडिएशन या काउंसलर के पास जाते ही हैं, तो आप एक बार ट्राई करें यदि बात बन सकती है, क्योंकि हम बहुत आसानी से कह देते डाइवोर्स हो गया, बट जब इंडिया में ये है कि जब दो शादियां होते तो पूरी दो फैमिली जुटती हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो मुझे लगता है ये रिड्यूस होना चाहिए, महिलाओं को भी समझना चाहिए, पुरुषों को भी समझना चाहिए कि ये तो दो अच्छी कंपनी है, इसको चलाएं और छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर डाइवोर्स ना हो, तो दैट इज अ बेटर पॉइंट। और फिर हम कहते हैं रिलेशंस आर मेड इन द हेवंस, सो लेट इट बी लाइक दैट। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने अपना टाइम दिया। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।